वहीं आज फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में अब कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिनों पहले नगर पालिका चेयरमैन मुमताज बेगम के पति अब्दुल वाहिद को कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसके बाद शासन द्वारा 301 लोगों की लिस्ट तैयार की गई जो उनके संपर्क में आए थे। लेकिन 2-4 दिन पहले अब्दुल वाहिद के भाइयों सहित 8 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उसमें एक का नाम मन्नान है और दूसरे का नाम खालिद। अब ऐसे में स्थानीय प्रशासन ने मोहल्ला रुकनपुर को पूरी तरह से सील करने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लॉकडाउन को आज 65 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। आम जनजीवन पूरी तरह पटरी से उतर चुका है। उद्योग धंधे बर्बादी के कगार पर हैं। व्यापारी परेशान है। दुकानों में रखा लाखों का सामान खराब हो चुका है। अब ऐसे में व्यापारी करे तो क्या करे। यहाँ कोई सही तरीके से पब्लिक को गाइड करने वाला नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय ने जब स्टेटमेंट दिया था, जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन में आए थे, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण जगी थी और ऐसा लग रहा था कि समाज के हर वर्ग को लॉकडाउन में हुए नुकसान की भरपाई में कुछ अंशदान मिलेगा। लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदया ने जो डिटेल दी है, उसके हिसाब से अब तक मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा है कि आम जनमानस को, मध्यम वर्ग को, छोटे छोटे दुकानदारों वालों को और छोटी इंडस्ट्रीज़ को कोई लाभ मिलेगा। ऐसा मुझे तो महसूस नहीं हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है ये लाभ कुछ लोगों तक सिमट कर रह जाए। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानें 30 जून की मध्यरात्रि तक निलंबित रहेंगी। साथ ही विदेशी विमानन कंपनियों को भारत आने जाने वाली उड़ानों का संचालन शुरू करने के बारे में समय पर सूचना दी जाएगी। दिल्ली मेट्रो ने भी अगली सूचना तक अपनी सेवाएं बंद रखने की बात कही है। मानव जीवन को संचालित करने वाले 2 प्रमुख कारक होते हैं, देश और काल। हमारा जीवन इन्हीं 2 कारकों में अभिव्यक्त होता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फेसबुक पर लिखे एक लेख में ये बातें कही। उन्होंने अनलॉक 1 के दौरान लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी स्थान विशेष में लोगों की घूमने फिरने की आजादी को कम ज्यादा किया जा सकता है। चूंकि देश में ही सब सामाजिक आर्थिक गतिविधियां होती हैं, अतः ये स्वाभाविक है कि जीवन को संपूर्णता में जीने के लिए हम अपने स्वतंत्र के दायरे के विस्तार का प्रयास करते हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि 25 मार्च के बाद से ही जनता ने कोरोना वायरस को बाहर रखने के लिए स्वयं को स्वेच्छा से अपने घरों में प्रायः बंद कर रखा था। लंबी बंदी के बाद लोग बाहर निकलेंगे। इस बार प्रतिबंधों की सूची में न केवल कमी की गई है, बल्कि उन्हें मुख्यतः प्रतिबंधित कंफाइनमेंट जोन तक ही समेट दिया गया है। लेकिन सभी लोगों को इस आजादी का बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान 130 करोड़ जनसंख्या के देश में अब सिर्फ 6000 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं, जो कि प्रायः उन 13 शहरों में हैं जहां पर कुल संक्रमण के 70% केस पाए गए। इनमें 6 प्रादेशिक राजधानियां भी शामिल हैं। शेष अधिकांश जनसंख्या के लिए उनकी आजादी के दायरे में बहुत बड़ा विस्तार हुआ है, जिसमें वे स्वयं को अभिव्यक्त कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 18 मई के बाद से लॉकडाउन के दौरान हर दिन संक्रमण की दैनिक संख्या में नई तेजी देखने को मिली। ये बढ़ती संख्याएं बंदी के बाद क्रमशः बाहर निकलने के लिए जरूरी सावधानी के प्रति हमें आगाह कर रही हैं। ये हमें सचेत करती हैं कि आजादी का उपयोग सावधानी पूर्वक करना होगा, अन्यथा इस आजादी पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। कोरोना के कारण विगत 2 माह की बंदी ने हमें बताया है कि जीवन कितना बेशकीमती है, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उस पर खतरा आ सकता है और उस खतरे के दौर में जीवन को कैसे जिया जाता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जीवन को सावधानी से जिएं और यही सिद्धांत हमारे आचरण और व्यवहार पर भी लागू होगा। जैसे जैसे हम कोरोना के कारण जीवन में आए व्यवधान से उबरने की कोशिश करेंगे, उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर कोरोना के विरुद्ध अभियान में
राज्यों की भूमिका सराहनीय रही है। अनलॉक के पहले ही दिन सोमवार को अलीगढ़ में बदमाशों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। मुख्य बाजार में समद रोड पर LIC की कैश वैन से 22,70,000 रुपये लूटकर बदमाश फरार हो गए। आपको बता दें कि थाना क्वारसी के अंतर्गत समद रोड पर LIC का कार्यालय है। रोजाना की तरह LIC की कैश वैन के जरिए रुपयों को बैंक ले जाने की तैयारी की जा रही थी। करीब 11 बजे कैश वैन का चालक रजत शर्मा 22,70,000 रुपये कार्यालय से लेकर नीचे वैन में रख रहा था। तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आ गए और रजत के सिर पर तेज वार करते हुए रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। शोर मचाने पर वैन के दोनों गार्ड बदमाशों के पीछे भागे, जिन पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाब में गाइड की तरफ से भी फायरिंग की गई, लेकिन बदमाश पकड़ में नहीं आए और कैश लेकर फरार हो गए। फायरिंग से सड़क से गुजर रहे 2 राहगीर गोली लगने से घायल हो गए। सूचना मिलते ही SSP सहित कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। कोरोना संकट के बीच देश भर में आम जनजीवन को धीरे धीरे पटरी पर लाने के मद्देनजर केंद्र सरकार ने चरणबद्ध तरीके से बंदिशें हटाने की शुरुआत कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को चरणबद्ध ढंग से खोलने के लिए जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं, जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर फोकस होगा। 30 जून तक चलने वाले लॉकडाउन के 5वें चरण में पूर्ण पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में नजर आएंगी। नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक सलाह मशविरा के आधार पर जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार ने देश को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की शुरुआत कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 के नाम से 30 जून तक के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित है। इसके अलावा पूरे देश में प्रतिबंधों को 3 चरणों में हटाने का खाका पेश किया गया है। हालांकि देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा अन्य लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी। 1 जून यानी आज से राज्य के भीतर या राज्यों के बीच लोगों की आवाजाही या सामानों के परिवहन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी और इसके लिए कोई अनुमति या परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि राज्य स्वास्थ्य परिस्थितियों के आकलन के आधार पर आवाजाही नियंत्रित कर सकेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा करने के संबंध में पहले से व्यापक प्रचार करना होगा। यात्री ट्रेनों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों की वापसी SOP के मुताबिक जारी रहेगी। शेष गतिविधियां 8 जून से चरणबद्ध ढंग से खोली जाएंगी। पहले चरण में 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इन गतिविधियों के लिए SOP जारी करेगा ताकि एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी जा सके और कोविड-19 फैलने से रोका जा सके। दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श के बाद खोले जाएंगे। फीडबैक के आधार पर इस बारे में फैसला जुलाई में लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थान सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह और अन्य बड़े समागम पर रोक जारी रहेगी। इन गतिविधियों को खोलने की तारीखों के बारे में फैसला तीसरे चरण में स्थिति के आकलन पर आधारित होगा। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का पालन पूरे देश में जारी रहेगा। ये दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। इसके तहत मास्क लगाना अनिवार्य होगा और सार्वजनिक स्थलों पर थूकना जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा। इसके साथ ही शराब,
पान, गुटखा और तंबाकू के सेवन पर पाबंदी होगी। शादियों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतें पूरी करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है। अनलॉक 1 में दफ्तरों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन दफ्तर में 2 गज की दूरी, सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग का इस्तेमाल करना होगा। जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम और दफ्तर में काम के समय को अलग अलग घंटों में बांटकर शारीरिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल की भी सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के लहचूरा थाना इलाके में लड़की द्वारा शादी से इनकार करने पर बारात को खाली हाथ लौटना पड़ा। आपको बता दें कि लड़की की शादी पास के ही गांव के एक युवक के साथ तय हुई थी, लेकिन इस रिश्ते से युवती शुरू से ही तैयार नहीं थी। उसका दूसरे गांव के एक लड़के से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी लड़की ने अपने परिवार के लोगों को भी दी थी, लेकिन वे प्रेमी के साथ शादी के लिए तैयार नहीं थे। लड़की की इच्छा को दरकिनार करते हुए परिवार वाले उसकी शादी अपने पसंद के लड़के से कराने की जिद पर अड़ गए। 30 मई को शादी होनी थी। तय समय पर बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले कि वैवाहिक रस्में शुरू हो पाती, लड़की ने डायल 112 पर फोन करके पुलिस बुला ली और बताया कि परिजन जबरदस्ती उसकी शादी करा रहे हैं, जबकि वो इसके लिए तैयार नहीं है। लड़की ने बताया कि वो बालिग है और अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है। इस पर पुलिस ने लड़की को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन वो शादी के लिए राजी नहीं हुई। आखिरकार लड़की की जिद के आगे उसके परिवार और पुलिस भी झुकी। लड़की के परिजनों ने उसके प्रेमी से संपर्क किया और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। प्रेमी ने शादी के लिए रजामंदी दे दी। अगले दिन मंदिर में लड़की की शादी उसके प्रेमी के साथ करा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, गरीबों और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयत्नशील हैं। प्रधानमंत्री ने मुश्किल दौर में भी पीड़ितों की मदद कर रहे लोगों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीयों की सामूहिक संकल्प शक्ति के चलते कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जब जनता से रूबरू हुए तो कोरोना संकट, लॉकडाउन और इससे हो रही परेशानियों के साथ देशवासियों की सामूहिक संकल्प शक्ति और सेवा भावना का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने लोगों से अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे खुलने के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने समेत अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके तो वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचालक है। देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से ये दुनिया के अन्य भागों में फैला। कोरोना की मृत्यु दर भी भारत में बहुत कम है। महामारी के कारण लोगों की समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। केंद्र और राज्य उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर
इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है। श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र का विकास ही देश को संतुलित आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया, तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत नए समाधान खोजने की है। सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है। उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे लोगों की तारीफ भी की। उन्होंने मदुरई में सैलून चलाने वाले तमिलनाडु के सी मोहन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन सारा पैसा जरूरतमंदों पर खर्च कर दिया। अगरतला में ठेला चलाने वाले गौतम दास जी अपनी जमा पूंजी से लोगों को खाना खिला रहे हैं। पठानकोट के दिव्यांग भाई राजू अब तक 3000 से ज्यादा मास्क बनवाकर बांट चुके हैं और 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी हिस्सों से महिला स्वयं सहायता समूहों के शानदार कार्यों की भी सैकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं। नेपाल के सीमावर्ती बहराइच रुपईडीहा के बस स्टैंड से श्रमिकों को लेकर नेपाल जा रही मिनी बस की रविवार की रात ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में 12 श्रमिकों की मौत हो गई और 22 घायल हो गए। सभी घायलों को नेपालगंज के भेरी अंचल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना महामारी के कारण भारत के विभिन्न शहरों में फंसे श्रमिक रविवार को स्वदेश यानी कि नेपाल लौट रहे थे। जैसे ही वह रुपईडीहा पहुंचे और रोडवेज बस स्टैंड पर उतरने के बाद उन्हें नेपाली मिनी बस से नेपाल ले जाया जा रहा था। मिनी बस में 33 श्रमिक सवार थे। बस नेपालगंज होकर साल्यान जा रही थी, तभी बस शमशेरगंज के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में 11 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को नेपालगंज के भेरी अंचल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार को सुबह अस्पताल में इलाज के दौरान एक घायल की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। बांके के जिलाधिकारी राम बहादुर कुरुम्यांग ने इस घटना के बारे में उच्च अधिकारियों को जानकारी दी। आज से ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया। सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से आज गोमती एक्सप्रेस ट्रेन में 113 यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने का मौका मिला, तो वहीं लखनऊ से आए 12 यात्री थर्मल स्क्रीनिंग कराकर अपने अपने गंतव्य को चले गए। सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन पर अधिकारियों ने तैयारियां 31 मई को ही पूरी कर ली थी, जिसका आज सिकोहाबाद तहसीलदार सत्यप्रकाश सिंह ने जायजा लिया। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उन्हें ट्रेन आने से कम 45 मिनट और अधिक से अधिक 2 घंटे पहले स्टेशन पर आना होगा। सभी के लिए मास्क अनिवार्य होंगे। बिना मास्क के आने वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। यात्री के आने पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी।
जिसका तापमान कोविड-19 के मानकों के अनुसार नहीं होगा, उसकी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी जाएगी। यात्री अपनी यात्रा पूरी करके जब जाएगा तो अपनी पूरी जानकारी स्टेशन सर्कुलेटिंग एरिया में लगाए गए काउंटरों पर दर्ज करानी होगी। स्टेशन परिसर में प्रवेश करने से पहले यात्रियों को मेडिकल टीम द्वारा लगाए गए काउंटरों से गुजरना होगा, जिसके बाद वे सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। आज सुबह गोमती एक्सप्रेस ट्रेन सिकोहाबाद रेलवे स्टेशन से गुजरी। वैसे ही तहसीलदार ने स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हम कानपुर से आए, मेरा नाम जसीम बेग है। जसीम बेग जी, आपने किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन हमने ने? सब बढ़िया व्यवस्था थी, सैनिटाइजर करके दिया गया, मास्क वास्क का सब पूरा इंतजाम है। तो कितने दिनों बाद जो ट्रेनें चली हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत सही लग रहा है, प्रशासन का बहुत बढ़िया काम हुआ, इससे हम लोगों को बहुत सहूलियत मिली। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लॉकडाउन 5 में राजधानी में दी जाने वाली छूटों की घोषणा कर दी। सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आज से दिल्ली के बाजारों में ऑड इवन सिस्टम खत्म कर दिया गया है और सारी दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में सैलून और नाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन स्पा बंद रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्या कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, आइए आपको सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक जो केंद्र सरकार ने उसमें ढील देने के निर्णय लिए हैं, उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिए हैं। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा, अभी केवल बार्बर और सैलून की दुकानें खोली जा रही हैं। ऑटो, ई रिक्शा, ये जितने ग्रामीण सेवा, ये जितने व्हीकल्स हैं, इसमें एक दिक्कत आ रही थी। मान लीजिए हमने कहा भाई ऑटो में एक ही सवारी चलेगी एक बार में। अब एक परिवार से पति, पत्नी और एक बच्चा अगर घर से निकले तो अब वो पति अलग ऑटो में बैठेगा, पत्नी अलग ऑटो में और बच्चा अलग ऑटो में। इसकी वजह से कई जगह से सुझाव आए थे कि ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो रहा है। तो चूंकि केंद्र सरकार ने भी इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा है, तो इस किस्म के रेस्ट्रिक्शन हम भी हटा रहे हैं। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के बाहर कोई नहीं निकलेगा। दिल्ली सरकार भी वो निर्णय लागू करने जा रही है। अभी तक ये था कि 4 व्हीलर्स में केवल ड्राइवर के अलावा 2 लोग बैठेंगे और स्कूटर पे पीछे कोई सवारी नहीं बैठेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसको हटा दिया है, इस कंडीशन को। तो दिल्ली सरकार भी केंद्र सरकार के निर्णय के अनुसार उसको हटा रही है। मार्केट्स में अभी तक हम लोगों ने ऑड इवन लागू किया था कि एक दिन ऑड दुकानें खुलेंगी, एक दिन इवन दुकानें। केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, तो अब मार्केट्स में सभी दुकानें खुलेंगी। पिछली बार केंद्र सरकार ने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैगर्ड टाइमिंग्स लागू किए जाएंगे, तो हमने भी उसी के हिसाब से स्टैगर्ड टाइमिंग्स किए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने वो निर्णय हटा दिया। तो दिल्ली में भी इंडस्ट्रीज़, अब सारी इंडस्ट्रीज़ खुल सकेंगी। अब मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय रखना चाहता हूँ और इस पे आप लोगों का मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आज तक मुझे आप लोगों का बहुत स्नेह मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत विश्वास मिला, और उसी के भरोसे आज जितने काम हम लोग कर पा रहे हैं, आपके विश्वास और आपके स्नेह की वजह से ये सारे काम, दिल्ली के अंदर इतने सारे काम हो पा रहे हैं। मेरे पास समय समय पर काफ़ी कठिन चुनौतियां आईं, कई बार उनके समाधान नहीं होते थे। ऐसे समय पे मैं कई बार आप लोगों के समक्ष आया, आप लोगों से मार्गदर्शन लिया, आप लोगों से सुझाव लिए,
समय समय पे आप लोगों ने जो मार्गदर्शन किया उसको हम लोगों ने लागू भी किया। जैसे आपने कहा हमने लागू किया। कुछ दिन पहले आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि दिल्ली में लॉकडाउन में ढील दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, और भरपूर सुझाव आए। 5 लाख लोगों ने सुझाव दिए। सिद्धार्थनगर में एक कलयुगी बेटे ने बहन की शादी में दिए 50,000 रुपए वापस न मिलने पर अपने पिता की गला काटकर हत्या कर दी। ये मामला ढेबरुआ थाना क्षेत्र के गांव तौलियावा का है। आपको बताते कि गांव के ब्रह्मपुरा टोला निवासी 65 वर्षीय भुलई ने अपनी बेटी की शादी के लिए बेटे सलीम से साल भर पहले 50,000 रुपए लिए थे। सलीम अपने रुपए वापस मांग रहा था। इसी बात को लेकर 3 दिन से दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। रविवार को भुलई अपने दूसरे बेटे के साथ गांव के उत्तर तरफ बूढ़ी राप्ती नदी के पास अपने खेत में फसल तोड़ने गया था। परवल तोड़ने के दौरान सलीम भी खेत पर पहुंच गया और पास में ही रखी कुल्हाड़ी से पिता पर प्रहार कर दिया। कुल्हाड़ी सिर में लगने से भुलई खेत में गिर गया। इसके बाद सलीम ने गले पर वार कर दिया, जिससे भुलई की मौके पर ही मौत हो गई। घटना देख भाई रफीक शोर मचाने लगा तो सलीम मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीओ सुनील कुमार ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये थाना ढेबरुआ क्षेत्र अंतर्गत कठेला चौकी क्षेत्र में आज हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की उसी के बेटे ने कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी गई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। जो एक्यूज्ड है इसमें सलीम, वो मृतक का ही बेटा है, उसको पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर भ्रमण करके आवश्यक दिशा निर्देश विवेचक को दे दिए गए हैं। सर मामला क्या था सर जो हत्या हुई इसमें अभी तक की गई विवेचना में जो हत्या का कारण जो निकल कर आ रहा है वो यह है कि मृतक को उसी के बेटे ने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय पहले 50,000 रुपये दिए थे। उसी को वापस मांगने पे ही विवाद शुरू हुआ, जिसके क्रम में पुत्र द्वारा अपने पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन 5 के पहले दिन अनलॉक पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने आदेश दिया कि सभी रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। स्टेशन पर शासन प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तैनात हों। स्टेशन पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाए। आपको बता दें कि सोमवार सुबह से पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अपनी बस सेवाएं शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करना सुनिश्चित कराते हुए अनलॉक व्यवस्था के प्रभावी संचालन के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पूरी सावधानी से सभी आर्थिक, व्यवसायिक, औद्योगिक गतिविधियों का संचालन कराया जाए। राजस्व वृद्धि पर बल देते हुए कहा कि जून माह में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। अस्पतालों में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। पूरे प्रदेश में जनपद स्तर पर नई जांच प्रयोगशाला की स्थापना की कार्रवाई की जाए, जिससे कि नतीजे और बेहतर आ सकें। मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि भारत सरकार के जो अनलॉक 1 के गाइडलाइंस हैं, जिसके आधार पर कल प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, उन गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस में कई सावधानियां बरती जानी हैं। विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का, फेस मास्क और फेस कवर का, सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने का, और साथ साथ जहां कोई स्पेसिफाइड जॉब हो, फेस शील्ड और इस तरह की अन्य कार्रवाई भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हालांकि अनलॉक 1 में अब दुकानें और बाजारें काफ़ी जगह खुल रही हैं, लेकिन इनमें जो भीड़ एकत्रित हो रही है वहाँ सुरक्षा व्यवस्था और पेट्रोलिंग की व्यवस्था अवश्य की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हाईवे पर, बाजारों पर, पार्कों पर सघन पेट्रोलिंग का भी निर्देश दिया है। आपको संज्ञान है कि सुबह मंडी और पार्क जल्दी सुबह खुल रहे हैं। 4 बजे मंडी खुल रही है, 5 बजे पार्क खुल रहे हैं। वहाँ पर भी पेट्रोलिंग करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है।
क्वारंटाइन सेंटर और किचन की व्यवस्था, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को भी पुनः आज सभी जो नोडल अधिकारी जनपद में हैं वो उनको निरीक्षण करने जा रहे हैं। आज विशेष रूप से स्क्रीनिंग में स्वस्थ पाए गए कामगारों, श्रमिकों को अनिवार्य रूप से राशन किट देने की भी व्यवस्था को मजबूती से फॉलोअप किया जा रहा है। हमको आपको बताने में खुशी है कि पूरा डेटाबेस राजस्व विभाग कलेक्ट कर रहा है और जल्दी ही इस डेटाबेस के बेसिस पर जो स्किलिंग का डेटा भी ले रहे हैं, जो उनके निवास स्थान का डेटा ले रहे हैं, उसका लाभ प्रदेश में होगा। माइग्रेंट कमीशन का श्रम और कामगार आयोग का जो गठन है वो शीघ्र होने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो ये डेटा आया है और लगभग 23 से 24 लाख लोगों का डेटा बना दिया गया है, कुल 30 लाख लोग अभी तक जो आए हैं, इनका जो है जल्दी से जल्दी इनके रिहैबिलिटेशन के लिए, इनके स्वरोजगार के लिए, इनके रोज़गार के लिए, इनकी स्किलिंग को आगे बढ़ाने के लिए, इनके राशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, साथ साथ 1,000 रुपये का जो भरण पोषण भत्ता है उसको देने के लिए और राशन किट भी घर जाने पर देने के लिए ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन जनपदों में जहाँ भी किसी गांव में कोई ज़रूरतमंद है तो उसको अवश्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए पंचायती राज विभाग को उन्होंने निर्देश दिया है। अस्पतालों में साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष बल मुख्यमंत्री जी स्वयं देते हैं। उन्होंने खुद व्यक्तिगत रुचि लेकर एक एक अस्पताल का जो है फीडबैक वो लेते हैं। एक एक अस्पताल में जो वहाँ पर पेशेंट्स हैं और लोग हैं उनसे सीएम ऑफिस फीडबैक लेता है, फ़ोन से जानकारी हासिल करता है और उस फीडबैक को प्रतिदिन मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य विभाग के सचिव, प्रमुख सचिव और चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और माननीय मंत्रीगण से डिस्कस करके एक एक समस्या को समाधानित करते हैं। उनका निर्देश है कि जो भी अस्पताल हैं, अब जहां 1 लाख बेड हो गए हैं तो वहां अस्पतालों की व्यवस्था को और अच्छा और क्वालिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। अस्पतालों में बेसिक सफाई, अस्पतालों में बेडशीट बदलने का कार्य, अस्पतालों में जो है हर हालत में इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल फॉलो हो, इस पर जो है आज उन्होंने पुनः निर्देशित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अस्पतालों में विद्युत की आपूर्ति भी, गर्मी का मौसम है, वो भी बहुत मजबूती से देखा जाए। मरीजों को दवा टाइम से दे दिया जाए। अपनी पाली में ड्यूटी जो कर रहे हैं लोग, वो ड्यूटी पैरामेडिकल स्टाफ और नर्स अवश्य करें और डॉक्टर्स भी अपनी पाली के अनुसार अवश्य जो है अपनी जो सेवाएं जरूर दें। चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग को निरंतर ये प्रयास करना है कि हर हालत में जो भी मरीज आ रहा है, प्राइमरी स्टेज में शुरुआत में ही उसको अधिक से अधिक सुविधाएं देकर, बेहतर से बेहतर मेडिकल व्यवस्था देकर उसकी किसी भी रूप में जो है पेशेंट को उनको डेंजर की ओर नहीं जाने देना है और मृत्यु दर जो है हर हालत में घटानी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नई टेस्टिंग लैब, जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, उनके लिए विशेष जो है जहाज, राज्य सरकार का जहाज मुंबई भेजकर अलग से जो है वहाँ से इक्विपमेंट मंगाया जा रहा है। ऐसे में राज्य सरकार के जहाज से ही इक्विपमेंट अन्य प्रदेशों से लाते हुए वो ट्रूनेट मशीन जो है अलग अलग जनपदों में भेजी जा रही है और उसका बहुत अधिक लाभ इस आधार पर होगा कि जहां मरीज सामान्य रूप से आएंगे, ये जानकारी करना कि कोविड पॉजिटिव है या नहीं है तत्काल हो जाएगा। ऐसे में मरीजों के उपचार को भी आगे अच्छा तरह से किया जा सकेगा। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।
हर रोज कुछ बेहतर।